Hello everyone, myself Jaymala, Department of Mathematics, Chaudhry Charan Singh University, Meerut. Today I am here with my lecture on mechanics, which is based on D'Alembert's principle. In my last 2 or 3 lectures, I told you about certain principles and concepts which are required to move to Lagrangian mechanics. For example, in one of my lecture, I told you about the concept of generalized coordinates. Then in another lecture, I told you the concept of virtual displacement, then the concept of virtual work. And now we will develop what is the D'Alembert's principle. Actually, this is a principle which was thought of by James Bernoulli, and then on paper, or you can say mathematically, it was developed by D'Alembert. Now, what this principle says, this principle says that if the virtual work done by constant forces is 0, then the virtual work done by the applied forces and reverse effective forces is also 0. In this principle, we can also say कि if either there are no constant forces or if constant forces are there, then the virtual work done by those forces is 0. This is the condition of D'Alembert's principle, right? तो constant forces यदि कोई वर्क कर रहे हैं, वर्चुअल वर्क कर रहे हैं, तो वो 0 होना चाहिए. अगर ऐसा हो जाए तो जो अप्लाइड फोर्सेस और एक रिवर्स इफेक्टिव फोर्स का यहाँ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा. अप्लाइड फोर्सेस और रिवर्स इफेक्टिव फोर्स मिल करके जो वर्चुअल वर्क करेंगे वो भी 0 होगा. आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 लेक्चर्स से बार बार वर्चुअल वर्चुअल वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इंट्रोड्यूस किया था, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इंट्रोड्यूस किया था, और फिर ये है D'Alembert's प्रिंसिपल विच इज अगेन on virtual displacement. So first of all, this is your D'Alembert's principle. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये तो हम काफी पहले बार बार देख ही चुके हैं, वर्चुअल वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस. और यहाँ एक नया कंसेप्ट आया, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स. तो हम पहले इसे डराइव करते हैं और वहां से ये सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे कि कैसे हम इनको निकालेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे. सबसे पहले न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स. ये क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फोर्सेस. says this is total forces for ith पार्टिकल कर दो इसको, फॉर ith पार्टिकल of a system of n particles. Fi is equal to Pi dot. Fi is representing forces, total forces on ith particle, और Pi momentum
ऑफ ith पार्टिकल और पी आई डॉट माने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. एफ आई टोटल फोर्सेस, पी आई मोमेंटम of ith particle, right? Now in this force, first you write like this, ये हम पी आई डॉट इधर ले आए. अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि सिस्टम, as it is true for all I, system is in equilibrium under Fi and minus Pi dot, क्योंकि सम ऑफ Fi माइनस Pi डॉट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया अंडर Fi and minus Pi dot. What is this minus Pi dot? This minus Pi dot is called reverse effective force. अब देखो, आपकी जो Fi होता है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? Fi involves FIA यानी कि अप्लाइड, that is applied force on ith particle, right? फिर क्या होता है इसमें? Fi, that is constant forces on ith particle. फिर होता है Fij, that is force exerted by jth particle on ith particle. ये 3 तरीके की फोर्स है Fi के अंदर, ठीक है? तो जो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हुआ वो किस किस फोर्स के साथ इक्विलिब्रियम में हुआ? अप्लाइड फोर्सेस, कांस्टेंट फोर्सेस, इंट्रा पार्टिकल फोर्सेस और साथ में रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस. अभी हम अगर रिवर्स इफेक्टिव फोर्स को जाने तो आप देखो, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स में हमने एक एग्जांपल लिया था पिछले जब पिछला वाला लेक्चर लिया था तो उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास ये कोई प्लेन था और ये एक मास था यहाँ पर और एक मास यहाँ पर था, ठीक है? यहाँ हमने अलोंग द सरफेस mg sin थीटा एक फोर्स बनाया था, कंपोनेंट, और एक यहाँ पर कंपोनेंट था जो स्ट्रिंग में था, दैट वाज t, राइट? अगर मैं ये कहती हूँ, और बहुत सारे फोर्सेस थे, यहाँ पर n था, n2, दिस वाज mg, m2 है, m2g, एंड दिस वाज m2g cos थीटा. अब देखिए, आपका जो पार्टिकल है वो अगर मूव कर रहा है तो ऐसे ही कर रहा है. ये पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो ऐसे कर रहा है. ऐसे मतलब या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो n2 है और ये जो m2g cos थीटा है तो बराबर हो गए आपस में. बराबर होने की वजह से इनका कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया. अब ये जो m2g sin थीटा है और ये जो t है, इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, कोई बड़ा कोई छोटा होगा, जिसकी वजह से ये पार्टिकल नीचे की तरफ मूव कर रहा है. अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल मैं ये कहूं ये नीचे मूव कर रहा है ऐसे, तो नेचुरली नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, तभी नीचे मूव करेगा, और ये वाला फोर्स कम होगा. तो वो दोनों, कौन सा वो रिजल्टेंट फोर्स हुआ जिसकी वजह से ये नीचे मूव कर रहा है? वो रिजल्टेंट फोर्स हुआ आपका m2g sin थीटा माइनस t. ये वो फोर्स है.
जो इस पार्टिकल को नीचे की तरफ ला रही है। ठीक है, अब इफेक्टिव तो है ये फोर्स जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, लेकिन हमारे में वर्ड आया है रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, दिस द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। तो ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, राइट। तभी वहां पर ये माइनस का सिंबल लगा है। ये रिवर्स इफेक्टिव माइनस सिंबल क्या दिखा रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन में, जिधर मूवमेंट हो रहा है उससे उलट डायरेक्शन में। तो यहाँ ये बताया गया कि जो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है वहां रिवर्स इफेक्टिव फोर्स का भी रोल है। तो ये होती है रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अगर नीचे की तरफ मूवमेंट है, लेकिन जो ये जिसकी वजह से ये मूवमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स कंसीडर करें, दिस इज कॉल्ड रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, राइट। तो अब इसमें हमारा ये जो एफ आई जे है, इसको जब आप जेथ पार्टिकल से आईएथ पर लोगे तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से सिग्मा एफ आई जे तो जीरो हो जाएंगे। तो फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या आप इसे कहें कि बाय न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, द contribution of intra particle forces, इसको आप कह दें एफ आई जे विल बी जीरो। अब आपके पास कौन सी रह गई फोर्स, एक ये और एक ये, ठीक है। तो सिस्टम किस किस फोर्स के अंडर में इक्विलिब्रियम में हुआ, system is in equilibrium under FIA, then FI and minus PI dot, that is sigma, that is for a system of particle। वहां हमने I के लिए बात की थी, for a नहीं अभी हम इसको ऐसे रखते हैं, that is FIA plus FI minus PI dot is zero for all I। अब अगर ये जीरो है तो ith पार्टिकल के लिए वर्चुअल वर्क कितना हो जाएगा, वर्चुअल वर्क डन बाय these forces for ith particle is zero, because FIA plus FI minus PI dot डेल्टा आर आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब ये खुद ही जीरो है। यहाँ फिर से ये बात ध्यान रखना जो हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में बताई थी कि ये इंडिविजुअली जीरो है फॉर ऑल आई, इंडिविजुअली जीरो है। तो यदि मैं ये डॉट प्रोडक्ट लिख रही हूँ तो ये हर पार्टिकल के लिए डॉट प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, और हर पार्टिकल के लिए ये वाला जो पोर्शन है इसका वो जीरो है, ठीक है। तो फॉर सिस्टम, क्योंकि जब इंडिविजुअली जीरो है आप जोड़ते जाइए, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सिग्मा एफ आई ए माइनस एफ आई माइनस पी आई डॉट, दिस इज dot delta ri is zero, and this summation is for I. Again in this sum, if you write it as f1a minus f1, this is plus f1 minus p1 dot delta r1 plus for second particle plus for third particle, अगर आप ऐसे करके आप एक्सपेंड करते हैं तो भी इंडिविजुअली हर टर्म में जो ये टर्म होगा, हर टर्म जो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है उसमें जो ये वाला टर्म होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये हर टर्म में जीरो, अलग अलग जीरो होगा, हर पार्टिकल के लिए जीरो होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और समेशन एफ आई ए माइनस पी आई डॉट डेल्टा आर आई प्लस समेशन एफ आई डेल्टा आर आई इज जीरो। अब ये क्या है, दिस द वर्चुअल वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस।
यहाँ पर जब हमने डेल्टा आर आई से इसे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम कह सकते थे वेयर डेल्टा आर आई रिप्रेजेंट्स वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ लेट द वर्चुअल वर्क, ये हम एग्जांपल पहले दे चुके हैं कि हाँ ऐसी सिचुएशंस होती हैं। वर्चुअल वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस is 0, that is sigma fi डेल्टा आर आई इज 0। इसको मुझे पता नहीं पीछे क्या नंबर था, ए दे दीजिए। तो ए क्या हो जाएगा, यूजिंग बी, therefore A implies sigma डेल्टा आर आई 0। क्या है ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है। तो ये टोटल मिला के क्या हुई, अप्लाइड फोर्स एंड रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वर्चुअल वर्क होगा वो 0 होगा, क्योंकि डॉट डेल्टा आर आई 0 आ रहा है। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज वर्चुअल वर्क डन बाय applied forces and reverse effective force is 0. This is the D'Alembert's principle. So we arrived at the result sigma FIA minus PI dot delta RI is equal to 0, which is the mathematical statement of D'Alembert's principle. Here one thing which is very important to notice that, as I told you earlier, that when I write Fi minus Pi dot is equal to 0 for all I, then this means that for every factor, for every I, or for every part of that system of particle, for every particle, the sum of these forces is 0. So when I write Fi minus Pi dot delta Ri dot 0, it again means that in each and every term of this expression, this particular part is 0. But when we come to this result, which is known as mathematical expression of D'Alembert's principle, then we cannot say that this part is 0 in each and every term of this expression. No, this is not the case. जब हमने यहाँ पे निकाला था तो ये ऑलरेडी 0 था हर पार्टिकल के लिए, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से और हम ऐड करते चले गए, फाइनल रिजल्ट भी 0 आया। तो यहाँ तो हर टर्म में ये 0 है, लेकिन यहाँ पर ये हर टर्म में 0 नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस एक्सप्रेशन में ये जो हमारे डेल्टा आर आई है, ये डेल्टा आर आई हमें बता रहे हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आपको ध्यान होगा कि हमने ये कहा था कि आपका एक 3 डायमेंशनल स्पेस है और उस 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हमने ये कहा था कि ये जैसे एक पार्टिकल है, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। हमने कह दिया था x1 x2 x3। फिर एक दूसरा पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इस पार्टिकल के x4 x5 x6 इस तरह से हमने डिफाइन किए थे कि ये बहुत सारे 3n नंबर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हमने ये कहा था कि इसको हम
ये सब कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। तो हमने ये कहा था कि अगर हम ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को हमने इस तरह से भी लिखा था कि आर आई जो है, आर आई है पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये आर आई किसका फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 से लेकर के x3n तक, ये इसका फंक्शन था। तो हमने ये कहा था कि ये कन्वेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। ये जो कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स की वजह से आपस में कनेक्टेड है। तो जब ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, और जब ये इंडिपेंडेंट नहीं है आर आई, तो डेल्टा आर आई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि डेल्टा आर आई इज कॉरस्पॉन्डिंग टू आर आई, दिस इज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू आर आई। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो भी इस एक्सप्रेशन में आप ये नहीं कह सकते कि ये अगर इंडिपेंडेंट नहीं है कि ये इंडिविजुअली जीरो होंगे। हमारा पर्पस अब क्या है कि हम यहाँ पर किसी भी तरह से डेल्टा आर आई की जगह पर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन ले आए जो कि इंडिपेंडेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स है जो किन्हीं आर आई कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब हो रहा है, हम किन्हीं ऐसे कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब कर दें जो इंडिपेंडेंट हो। हमने शुरू में बताया कि ये जो आर आई है ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं जो एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं, और ये सारे कॉन्स्टेंट से रिलेटेड है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये तो बात क्लियर हो गई कि ये इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि हम इन्हें इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दें। तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था पहले? हमने ये कहा था कि अगर हम कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट q के फॉर्म में डिफाइन कर पाए, कि हमने ये कहा था कि ये जो r1 है इसको हम डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ q1 q2, ये हमारे r कितने थे, i इज इक्वल टू 1 2 से लेके नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक थे, ठीक है। तो हमने कहा था अगर हम इसको कुछ ऐसा डिफाइन कर दें q3 से लेके qn तक, और टाइम का फंक्शन हो ये, जहां पर कि ये n कितना है, व्हाट इज दिस n, n इज 3n माइनस k। k का मतलब क्या हुआ, k कौन सा नंबर है, k का मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। हमने शुरू में कहा ना कि ये कनेक्टेड है, तो सपोज ये कनेक्टेड है बाय k कॉन्स्टेंट्स, ठीक। तो हमने ये बताया कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में जहाँ पर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वहाँ पर हम कुछ नए कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस कर दें, और वो कोऑर्डिनेट इतने हो नंबर में जो सिस्टम को भी डिस्क्राइब कर दें, कॉन्स्टेंट्स को भी वायलेट ना करें, और कम हो, इससे इससे कम हो, इतने कम हो कि ये इंडिपेंडेंट हो। तो यदि हम इन x के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे q डिफाइन कर पाए तो ये q क्या कहलाते हैं, दीज q आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, q i r, q j जनरली लिखा जाता है, r जनरलाइज्ड, जिसके बारे में हमने पूरा एक लेक्चर दिया था कि व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक। कहने का मतलब ये कि हम किसी भी तरह ये कोशिश करेंगे कि जो डेल्टा आर आई है ये इन q में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैं डेल्टा आर आई को q के फॉर्म में ला पाई तो फिर तो इधर का एक्सप्रेशन ये सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उसका जो प्रोडक्ट में पार्ट आ रहा होगा उसको तब आप इंडिपेंडेंटली जीरो कह सकते हैं, और ऐसा हमें लाना है क्योंकि हमें लैग्रांजेस इक्वेशन पर पहुंचना है। तो बेसिक पर्पस ये है कि हमें आर को पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमने बताया था कुछ भी हो सकते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। हमने इसे कैसे लिखा था, हम कैसे कहते हैं कि एक तो आपका कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, हमने कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया और आर आई को किसका फंक्शन बना दिया, क्यू जे और टाइम का, वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, where what is this n, n is this, n is number of particle, so this n is capital N, and what is j, j is 1 2 to n, what is this n, n is 3n minus k, ठीक है। ये हमने डिफाइन किया था। तो ये एक टेंसोरियल नोटेशन है जिसमें हम इसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पहले सफिक्स, मुझे ये बताना है कि मैं डेल्टा आर आई को कैसे कन्वर्ट करूं, कैसे चेंज करूं। उसके पहले हम
थोड़ा सा सफिक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हमें सारा जो अप्लाई करना है वो सफिक्सेस के फॉर्म में करना है, जो हम लिखेंगे वो सफिक्सेस में करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ से थोड़ा सा डेल्टा आर आई निकाल लेते हैं। डेल्टा आर आई का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन आर आई या चेंज इन आर आई, ठीक। और ये जो चेंज है ये वर्चुअल चेंज है। वर्चुअल चेंज हम बता ही चुके हैं, वो ऐसा चेंज जिसमें टाइम ना वेरी करे, ठीक। तो हम किसी भी चेंज को जब दिखाते हैं तो हम कैसे दिखाएंगे कि ये आर आई पहले क्यूजे का फंक्शन है, तो हम क्यूजे के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम लिखेंगे डेल्टा आर आई डेल्टा क्यूजे एंड देन क्यूजे को डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा क्यूजे, क्योंकि हम जो वेरिएशन ले रहे हैं वो ये वर्चुअल वेरिएशन ले रहे हैं, तो नेचुरली क्यूजे में भी वर्चुअल वेरिएशन होगा। इसी का दूसरा पार्ट क्या होगा, डेल्टा आर आई डेल्टा टी, क्योंकि आर आई पहले तो क्यूजे का फंक्शन है तो हमने क्यूजे के लिए डिफरेंशिएट किया और फिर क्यूजे को इसके हिसाब से डिफरेंशिएट किया। इसी तरह आर आई टी का फंक्शन है तो डेल्टा आर आई डेल्टा टी और फिर ये वाला डेल्टा टी। बट व्हाट इज दिस डेल्टा टी, दिस इज जीरो, बिकॉज वर्चुअल में टाइम में तो वेरिएशन होता ही नहीं है, तो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। इसमें क्या रह गया, डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे डेल्टा क्यू जे। हम इस डेल्टा आर आई की वैल्यू ले आए इन टर्म्स ऑफ डेल्टा क्यू जे। अगर मैं डेल्टा आर आई को कन्वेंशनल डिस्प्लेसमेंट कह रही हूँ, है वर्चुअल, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स, तो ये क्या है, ये है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। देखिए ये एक रिलेशन आ गया, ये है डेल्टा आर आई को क्या लिखेंगे हम, वर्चुअल displacement in terms of conventional coordinates। कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं हमारे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और डेल्टा क्यूजे क्या है, दिस इज वर्चुअल, वर्चुअल हम क्यों वर्ड कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये वाला डेल्टा लगाया है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ, ये कैसे कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरलाइज्ड, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ये आ गया रिलेशन। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट, तो ये एक रिलेशन आ गया। अच्छा, ये हमारा आया था डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल से। मैं यहाँ से इसको स्मॉल ए कह देती हूँ और ये आया स्मॉल बी। अब आप देखिए क्या हुआ, इस बी को मैं यहाँ रख रही हूँ ए में, तो क्या होगा, देखिए इस बी को जब मैं रखूंगी स्मॉल ए में, यहाँ पर था सिग्मा एफ आई ए माइनस पी आई डॉट, और अब इस डेल्टा आर आई की जगह मैंने लिख दिया डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे डेल्टा क्यू जे। और यस, ऐसा होता है कि जब हम इनको लिखते हैं तो हमें सफिक्सेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और सफिक्सेस के हिसाब से ये डॉट वगैरह डिसाइड होते हैं कि कहाँ रखने हैं हमें। तो अभी हम उसी पे थोड़ी सी बात करेंगे। पहले आप एक चीज देख लो कि हमने क्या किया, हमने एक इस इक्वेशन को, ए इक्वेशन को बी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं जरा सी इसकी लिखने का इसका थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, मैं इसे लिख रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सिग्मा है ना, यहाँ देखिए आई, अच्छा सफिक्सेस की अभी हमें बात करनी है, पर यहाँ पर मैं अपने आप से लगा देती हूँ और आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने कैसे किया था। आई और जे, यहाँ पर समेशन दो के रिस्पेक्ट में हो रहा है, आई के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है, जे के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है, क्योंकि आई भी दो बार आ रहा है हर टर्म में और जे भी दो बार आ रहा है। तो जब भी कोई सफिक्स दो बार आता है, पहली बात तो कोई भी एक सफिक्स दो से ज्यादा बार नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी कोई सफिक्स दो बार आएगा तो इसका मतलब है कि वो डमी है और उसके लिए समेशन होना है, सम सिंबल इसका लगना है, या आप इसको दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसे जरा सा लिखने में चेंज कर रही हूँ, तो पहले समेशन नहीं लगाऊंगी, जितनी मुझे जरूरत होगी उतना लगाऊंगी, एफ आई ए
माइनस पी आई डॉट, इसको साथ में लिख रही हूँ, डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, ये मैंने साथ में लिखा है और इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ। अब मैं ये देखूंगी कि ये कैसी टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आई एक बार आ रहा है, जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 बार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जे एक ही बार है, तो 2 बार कौन सा सफिक्स हुआ, आई। दूसरे टर्म में देखो आई और आई, ये भी 2 बार हुआ, तो डमी हो गया। यानी मैं एक यहाँ पे समेशन का सिंबल लगाऊंगी और इसका मतलब है यहाँ पर ये समेशन किसके रिस्पेक्ट में है, आई के रिस्पेक्ट में। अब क्या बचा साथ में, डेल्टा क्यू जे। मैं इन दोनों के बीच में यहाँ डॉट का सिंबल लगाऊंगी। क्यों डॉट का सिंबल लगाऊंगी, क्योंकि अब अगर मैं इसे देखूं और इसे देखूं अलग अलग, तो ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। जब भी हमारा सफिक्स किसी टर्म में केवल एक बार आता है तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डेल्टा क्यू जे में जे केवल एक बार आ रहा है, तो अगर मैं खाली डेल्टा क्यू जे की बात करूं, खाली डेल्टा क्यू जे की, तो दिस इज अ वेक्टर। ऐसे ही अगर मैं इधर वाले टर्म की बात करूं, तो आई तो 2 बार आ चुका, उसका तो काम खत्म, वो तो डमी है। इसके बाद इस टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो जे भी आ रहा है, तो जे कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। एक बार आते ये जो पहली वाली टर्म है ये क्या बनी, वेक्टर। दूसरे में देखो आई आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है, आई डमी हो गया, और जे एक बार आ रहा है तो ये भी क्या बना, वेक्टर। तो कुल मिला के ये पूरी की पूरी टर्म वेक्टर हो गई। जब ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है तो दोनों के बीच में यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगा। क्लियर। और अगर मैं अब इस ओवरऑल की बात करूं, ओवरऑल की, ये जो ओवरऑल है आपकी क्वांटिटी, तो ओवरऑल में जे भी रिपीट हो रहा है, जैसे आई रिपीट हुआ ऐसी जे भी रिपीट हो रहा है, तो बाहर एक इसका जे के लिए समेशन सिंबल आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा इसको, ऐसे इसलिए लिखा कि देखो इस एक्सप्रेशन में तो डेल्टा आर आई इंडिपेंडेंट नहीं थे और इस एक्सप्रेशन में डेल्टा क्यू जे इंडिपेंडेंट हो गए। दोबारा से देखो इसको, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो डेल्टा आर आई है ये कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स है, ये कॉन्स्टेंट्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जब ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते इन पार्ट्स को कि ये पार्ट्स जीरो होंगे, पर हम चाहते हैं इसको जीरो बनाना क्योंकि हमें लैग्रांजेस इक्वेशन पे पहुंचना है। तो ठीक है, मैंने इस डेल्टा आर आई को कन्वर्ट किया इस तरह से, इसकी वैल्यू उठा के रख दी। वैल्यू उठा के रखने में अब जो नया एक्सप्रेशन आया, ये देखिए ये वाला एक्सप्रेशन, इस नए एक्सप्रेशन में ये डेल्टा क्यू जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और डेल्टा क्यू जे क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हाँ, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सारे इंडिपेंडेंटली 0 हो जाएं। ये तो इंडिपेंडेंसी की कंडीशन होती है कि अगर आप a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3 इज इक्वल टू 0 लिख रहे हो और अगर c1 c2 c3 इंडिपेंडेंट है तो जितने भी a1 a2 a3 हैं वो कैसे होंगे, 0 होंगे। और यही हम चाहते थे कि हमारा ये किसी भी तरह 0 बन जाए, माने ये जो दो पार्ट्स हैं इसमें एक पार्ट इंडिपेंडेंट आ जाए। हमने इस पार्ट को इसके फॉर्म में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके हमें ये एक एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, अभी हम इस एक्सप्रेशन की बात बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आएगी, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आपको थोड़ा सा किस तरह से सफिक्सेस डिसाइड होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहली बात, हम इसे टेंसोरियल नोटेशन कहेंगे। टेंसोरियल नोटेशन में हमारे पास यदि एक टर्म है कोई ए, ठीक, ए टर्म में मैंने लिख दिया ए आई आई। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने ए आई आई लिखा है इसका मतलब यह है कि आई 2 बार आ रहा है, ठीक, और आई की माना मैं ये कह दूं कि 3 वैल्यूज हैं 1 2 और 3। तो किसी भी सफिक्स के 2 बार आने का मतलब ये होता है कि मुझे यहाँ समेशन लगाना है और वो समेशन उसी सफिक्स के रिस्पेक्ट में होगा। क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मीनिंग हुआ आई को 1 वैल्यू दो, नेचुरली दोनों आई है तो 1 1 हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगाओ। दिस समेशन मीन्स सम करते चले जाओ, वैल्यू देते जाओ, सम करते चले जाओ। वैल्यू किसको देनी है, जो डमी है,
जो 2 बार आ रहा है, आई 2 बार अगर अपीयर हो रहा है तो वो कहलाएगा डमी सफिक्स। तो यहाँ पर ये डमी है, आई इज अ डमी सफिक्स। डमी सफिक्स appears 2 times और मैक्सिमम 2 टाइम्स। ये भी ध्यान रखिएगा कि 2 बार से ज्यादा डमी सफिक्स या कोई भी सफिक्स किसी भी एक्सप्रेशन में 2 बार से ज्यादा नहीं आएगा। डमी सफिक्स। Suffix appears 2 times in an expression, in a term, not an expression, in a term। ठीक है, तो इसमें 2 बार आने का मतलब ये है कि हम समेशन का सिंबल लगाएंगे और उस समेशन को खोलते जाएंगे, आई को वैल्यू देते जाएंगे, प्लस का सिंबल लगाते जाएंगे। अब मैंने आई को 2 वैल्यू दी तो ए 2 2, 3 वैल्यू दी तो ए 3 3। ठीक है, ये क्या है? दिस इज अ स्केलर। ये स्केलर है। जब भी कोई सफिक्स 2 बार आएगा उसके रिस्पेक्ट में जो एक्सप्रेशन बनेगा, हम केवल अभी डमी की बात कर रहे हैं, अभी हमने फ्री की बात नहीं की, वो कहलाता है स्केलर। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि ए आई आई क्या है, ये वेक्टर है कि स्केलर है, तो सीधा 2 बार आई आ रहा है तो ये स्केलर है। एक और स्केलर लिखूं मैंने लिखा ए आई आई बी जे जे, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में आई कितनी बार है? 2 बार है, 2 टाइम्स है। तो आई के लिए मुझे एक समेशन लगाना पड़ेगा। जे कितनी बार है? जे भी 2 टाइम्स है। तो ये भी कैसा हो गया? डमी। और जे भी कैसा हो गया? डमी। दोनों डमी हो गए। एक समेशन जे के लिए भी लगाना पड़ेगा। तो आप 2 समेशन लगाओ या एक समेशन के नीचे आई कॉमा जे लिख दो, एक ही बात है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 सफिक्स आए, आई आया और जे आया, और दोनों ही सफिक्स 2 बार आ रहे हैं। दोनों सफिक्स 2 बार आने में कोई भी फ्री नहीं है यहाँ पे सफिक्स। तो ये भी क्या है? ये भी स्केलर है। इसे हम ये भी लिख सकते थे, हो सकता है हमारा एक्सप्रेशन ऐसा होता, ए आई आई जे जे, ये भी हो सकता था, तब भी ये स्केलर ही है। मेरा एक्सप्रेशन ये भी हो सकता था, ए आई आई बी जे जे सी के। अब देखो, आई 2 बार एक सिंबल, जे 2 बार एक और सिंबल, और के 2 बार एक और सिंबल। ये आपका एक एक्सप्रेशन है, मगर इसमें जितने सफिक्सेस हैं सब डमी है। तो ये भी क्या बना? स्केलर। राइट। तो ये एक, क्योंकि इसमें एक भी फ्री सफिक्स नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसके कितने कंपोनेंट हैं? इस तरह के जो भी एक्सप्रेशन है उसके कंपोनेंट होते हैं 3⁻⁴। 0 फ्री सफिक्स है ना, जितने फ्री सफिक्स उतना पावर में लिख देते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्केलर, कंपोनेंट्स ऑफ स्केलर कितने बने? इज इक्वल टू 1। राइट। अब मैंने लिखा, ये एक टाइप हो गई। अब मैंने एक दूसरी टाइप लिखी। देखिए, अब मैंने एक दूसरी टाइप लिखी। मैंने लिखा ए आई, बस केवल एक एक्सप्रेशन लिख दिया, ए आई। कितने सफिक्स हैं इसमें? एक सफिक्स है। और वो सफिक्स कितनी बार आ रहा है? वो एक ही बार आ रहा है। जो भी सफिक्स एक ही बार आता है उसको कहते हैं फ्री सफिक्स। सफिक्स appearing only once is called free suffix, right? और अभी मैंने आपको बताया कि जितने फ्री हो वो पावर में चढ़ा दो, उतने कंपोनेंट बन जाते हैं। तो मैं इसके देख रही हूँ कितने कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए आई आर 3⁻⁴, एक फ्री है ना, तो 3⁻⁴ कितने आए? 3। किस में होते हैं 3 कंपोनेंट? वेक्टर में। ठीक, 3 डायमेंशनल स्पेस में जो वेक्टर आप डिफाइन करोगे उसमें 3 कंपोनेंट होंगे। तो 3 कंपोनेंट होने की वजह से ए आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। तो ये क्लियर हो गया कि यदि एक फ्री सफिक्स है
तो वो वेक्टर है। जो भी सफिक्सेस हैं अगर डमी है, कोई भी फ्री सफिक्स नहीं है, तो वो स्केलर है। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा इसका और एक एक्सप्रेशन बनाया और मैंने लिखा एक तीसरे टाइप का एक्सप्रेशन, ए आई बी जे जे, ये मैंने लिखा। अब देखिए इसमें आई कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक तो फ्री सफिक्स है, फ्री सफिक्स हो गया 1, और कौन सा है वो, आई। अब जे कितनी बार आ रहा है, जे आ रहा है 2 बार, बी जे जे लिखा हुआ है, जे 2 बार आ रहा है, तो 2 बार जो भी आता है हमें तो उसके लिए समीशन लगाना पड़ता है, तो हमारा समीशन लग गया और यहाँ पर हमने लिख दिया जे। लेकिन 2 बार आने की वजह से जे कैसा है, डमी, वो डमी सफिक्स हो गया। डमी सफिक्स भी एक है और क्या है वो, जे है। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि 3 की पावर लगा दो जितने फ्री हैं। फ्री कितना है, केवल एक, तो 3 रेज़ टू द पावर 1 यानी कि 3। तो ये क्या दे रहा है फिर से, दिस इज अगेन अ वेक्टर। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आ गई कि किसी भी एक्सप्रेशन में यदि किसी भी तरह का लिखा हुआ हो, अगर एक फ्री सफिक्स है तो वो वेक्टर होता है, यानी उसके 3 एक्सप्रेशन देता है वो हमें, 3 कंपोनेंट देता है वो। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक और बना सकती हूँ मैं, ए आई बी जे जे प्लस सी आई डी के। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखने की, हमेशा ये ध्यान रखना कि जो एक एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन में जितने टर्म्स हो, एक हो चाहे 20 टर्म्स हो, जो फ्री सफिक्स है वो हर टर्म में सेम होगा। अगर एक में आई फ्री है तो दूसरे में भी आई फ्री होगा, अगर एक में आई एक में जे हो गया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहली बात जो फ्री सफिक्स है वो दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में देखो, जे जे तो 2 बार आ रहा है, डमी हो गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने एक समेशन लगाया और जे लिख दिया। अब आई कितनी बार आ रहा है, एक बार, फ्री कौन हुआ, आई। अगला टर्म देखो, यहाँ आ रहा है के 2 बार आ गया तो डमी हो गया, मैंने एक समेशन का सिंबल लगा दिया और इसके नीचे लिख दिया के। ठीक है, अब फ्री कितने हैं, आई, इसमें भी आई था इसमें भी आई था, तो पहली बात ये एक्सप्रेशन ठीक है। डमी सफिक्स कुछ भी हो सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डमी सफिक्स केवल समेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो, एक में आई होगा डमी, दूसरे में जे होगा, तीसरे में के होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो फ्री सफिक्स है उसकी मजबूरी है कि वो तीनों में, चारों में, जितने टर्म्स होंगे किसी एक्सप्रेशन में, सब में बिल्कुल एक सा होगा। मैं ऐसे ही इसको आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसको हम खोलते कैसे हैं। पहले इसको खोलते हैं। देखिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन था ए आई बी जे जे, इसको हम देखते हैं खोल के लिखते कैसे हैं। ये मेरा थर्ड एक्सप्रेशन था, जे क्योंकि 2 बार है तो मैंने एक सिंबल लगा दिया और जे लिख दिया। यहाँ जे की वैल्यू जो जा रही है वो 1 2 और 3 जा रही है। अब देखिए खोलते कैसे हैं। सबसे पहले जो डमी है उसको सारी वैल्यूज देते चले जाओ, प्लस लगाते चले जाओ, और जो और कोई है उसको नहीं छेड़ेंगे हम। तो मैंने ए आई को कुछ नहीं कहा और यहाँ इसको 1 वैल्यू दे दी, तो B1 1, प्लस का सिंबल लगाया। आई को कुछ नहीं कहा, B2 2, फिर आई ऐसे ही रहा, B3 3। ये एक एक्सप्रेशन आ गया इसका। ठीक है, ए आई बी जे जे का। अभी तो आई बचा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि यदि किसी एक्सप्रेशन में एक फ्री सफिक्स हो तो वो वेक्टर होता है, यानी कि वो हमें 3 कंपोनेंट देगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपका जो आई है वो भी 1 2 और 3 ये वैल्यू ले रहा है। पहले मैंने वैल्यू दी आई इज इक्वल टू 1 के लिए, मेरे पास आया A1 B1 1, A1 B2 2, A1 सॉरी A1 B3 3, ये आया फॉर आई इज इक्वल टू 1। अब मैं लिखूंगी फॉर आई इज इक्वल टू 2, क्या बना, A2 B1 1, A2 B2 2, A3 B3 3, राइट। ओह दिस इज रॉन्ग, दिस इज A2 2 है ना वैल्यू,
फॉर आई इज इक्वल टू 3। अब 3 रखते जाओ, ये जितने भी आई हैं इनको 3 रख दो। A3 B11, A3 B22 एंड A3 B33। तो हमें 3 जो ये मिले हैं, दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। ये एक वेक्टर है और ऐसे हमें 3 कंपोनेंट मिले। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जो हमने चौथा वाला एक्सप्रेशन लिखा था, उस चौथे वाले एक्सप्रेशन में देखिए आप, फोर्थ एक्सप्रेशन में मैंने लिखा था AIBJJ। सपोज मैं अभी लिख रही हूँ ये CK, वहां मुझे नहीं ध्यान मैंने क्या लिखा था। J 2 बार आ रहा है तो एक समेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू J, K 2 बार आ रहा है तो एक समेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू K। मैं इसे खोलना बता रही हूँ कि हम इसे खोलते कैसे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले डमी के लिए काम करना चाहिए। आई भी यहाँ पर 1 से 3 तक जा रहा है, 1 2 3, J भी 1 2 3 और K भी 1 2 3। ठीक है, तो मैं पहले एक डमी उठा रही हूँ, कोई सा भी J उठा लिया मैंने, ये J। मैं J को 3 वैल्यू दूंगी, 1 2 और 3, और प्लस लगाती जाऊंगी, बाकी को नहीं छेड़ना हमें। तो हमने इसे लिखा AIB11 CKK प्लस AIB22 CKK, AIB33 CKK। ठीक है, ये खुल गया। J को वैल्यू दे दी हमने तीनों, पर देखो K 2 बार आ रहा था तो मुझे यहाँ समेशन लगाना चाहिए था, यहाँ पे फिर K आ रहा है तो यहाँ मुझे समेशन लगाना चाहिए था, या K 2 बार आ रहा है तो मुझे एक सिंबल समेशन का लगाना चाहिए था। और ये समेशन किसके रिस्पेक्ट में है? K के रिस्पेक्ट में, क्योंकि J के रिस्पेक्ट में तो खोल चुके हैं हम। अब हम दोबारा देखो कैसे खोलते हैं। अब अभी एक बच गया डमी K, अब K को दो वैल्यू, तो मैं पहले इसी एक्सप्रेशन में तीनों वैल्यू दूंगी। AIB11 C11, AIB11 C22, AIB11 C33। ये वाली वैल्यूज हो गई इसकी, प्लस ये प्लस था, ये प्लस लगा दिया। अब इसमें आ जाओ, इसमें फिर से K आ रहा है, इसको फिर 3 बार वैल्यू देंगे। AIB22 C11। अब मैं इनके आगे सिंबल समेशन का क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि मैं वैल्यू देती जा रही हूँ, अब कोई डमी सफिक्स बचा ही नहीं है। प्लस AIB22 C22 प्लस AIB22 C33। 1 2 3 3 वैल्यू दे दी मैंने, ये भी पूरा हो गया। अब इसमें आ जाओ, ये आया AIB33 K को वैल्यू देनी है 1 1 1, बाकी का ऐसी AIB33 C22। अब 3 वैल्यू देंगे AIB33 C33। तो ये जो मैंने सारा किया है, अभी ये केवल डमी सफिक्सेस को खोला है, राइट। अब इस वाले एक्सप्रेशन में देखो, इसमें एक फ्री बच रहा है आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो बिल्कुल ठीक एक्सप्रेशन है हमारा। फ्री सफिक्स सेम होना चाहिए हर एक्सप्रेशन में, और क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में एक फ्री सफिक्स है तो ये क्या है? वेक्टर है। और ये अब खुद से 3 कंपोनेंट देगा। आई को 1 रखोगे यू विल गेट फर्स्ट कंपोनेंट, 2 रखोगे जैसे मैंने यहाँ रख के दिखाया था, 2 रखोगे यू विल गेट सेकेंड कंपोनेंट, और 3 रखोगे तो यू विल गेट थर्ड कंपोनेंट। तो ये ऐसे करके हम समझते हैं इनको। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, अगर बाई चांस ये मैंने कहीं से वैल्यू उठा के रखी हो और ये ऐसा दे दे AIBJJ तो ये गलत है। हम जब देखें कि कोई डमी सफिक्स रिपीट होने लगा, 2 से ज्यादा बार आ रहा है, मतलब 3 बार आ रहा है, 4 बार अगर आ रहा है डमी सफिक्स, तो हमें इस डमी सफिक्स को बदल देना चाहिए। हम बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तब भी डमी के रिस्पेक्ट में समेशन ही करना है, 1 2 3 वैल्यू तो देनी है। आप J को दोगे 1 2 3 तो भी वही आएगा, K को दोगे तो भी वही आएगा। तो जब भी रिपीटेड सफिक्स, यानी कोई भी सफिक्स 2 से ज्यादा बार आना ही नहीं है, न 3 बार आना है, न 4 बार आना है।
ओके, तो अगर वो डमी रिपीट होने लगे तो हमें हमेशा डमी को चेंज कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरा, एक और देखते हैं इसमें, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो, एक और एक्सप्रेशन उठा लेते हैं, 5 AI BJ CK, ऐसा कुछ हो जाए एक्सप्रेशन, तो डमी है एक, इसमें दिख रहा है हमें एक डमी है, तो मैंने समेशन लगा दिया और यहाँ पे के लिख दिया, पहली बात। अच्छा, हमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे मेरा ये वाला एक्सप्रेशन था, तो ये तो था डमी फ्री, और ये था डमी, ठीक। डमी होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, तो स्केलर और वेक्टर के बीच में तो मैं कोई डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा कुछ लगाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने यहाँ लगाया नहीं था। ऐसे इस वाले में ये वेक्टर था, ये स्केलर था, ये स्केलर था, तो एक तरह से ऐसा हो गया जैसे 4, जैसे आप कहते हो ना 4xi + 3yj, तो जो 4 है वो तो x के साथ लगा हुआ है, उसको उसको आई मीन कि जो ये वेक्टर के साथ एक कांस्टेंट जो जुड़ा होता है, स्केलर जो जुड़ा होता है, ये वो है, इसलिए मैंने कोई डॉट वगैरह नहीं लगाया। जब मैं इस वाले एक्सप्रेशन में आती हूँ, पहली बात तो के डमी है, तो मैंने के यहाँ रख दिया। अब देखो ये भी फ्री और ये भी, क्योंकि दोनों एक एक बार है, आई भी एक ही बार आ रहा है, जे भी, दो फ्री हो गए। दो फ्री होते ही ये यहाँ मुझे डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही वेक्टर है, राइट। अब दूसरी बात, ये डिपेंड करता है कि हमें वहां पे वेक्टर प्रोडक्ट लेना है या क्रॉस प्रोडक्ट, जो हम ले सकते हैं। फिलहाल हम अभी डॉट पे नहीं जा रहे हैं, हम जो चीज समझाना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं हम, कि आई के होंगे 1 2 3 वैल्यू, जे की होंगी 3 वैल्यू, और के की भी होंगी 3 वैल्यू, ठीक है। तो जहां दो फ्री सफिक्सेस होते हैं वहां कितने कंपोनेंट होते हैं, 3⁻² कंपोनेंट होते हैं। यानी ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके कितने कंपोनेंट आएंगे, इसके 9 कंपोनेंट आएंगे। जब आप इसको खोलोगे तो आप के को पहले वैल्यू देके समेशन लगाओगे, एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर आई को 3 वैल्यू दोगे, 3 कंपोनेंट आ जाएंगे, उन्हीं में फिर जे को वैल्यू देते चले जाओगे, तो ऐसे करते 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 आपके पास 9 कंपोनेंट आएंगे। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। दो आपने पावर चढ़ाई तो दिस इज कॉल्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। इस हिसाब से वेक्टर क्या कहलाएगा, वेक्टर में एक फ्री सफिक्स है, तो ये तो हो गया, इसको हम टेंसर ही कहते हैं। जैसे ही मोर देन 1 आने लगता है तो टेंसर ही बोलते हैं। वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर में ऑर्डर क्या था, 3⁻1, तो वो कहलाता है टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। ऐसी स्केलर क्या कहलाता है, वो कहलाता है टेंसर ऑफ ऑर्डर 0। ऐसे हम लिख सकते हैं, टेंसर ऑफ ऑर्डर 0 का मतलब कंपोनेंट्स हैं 3⁻0 यानी 1, इसका मतलब है 3⁻1 यानी 3, और इसका मतलब है ऑफ ऑर्डर 2 मतलब 3⁻2 यानी 9। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक्सप्रेशन में AI BJ CK DJJ हो जाए, और ये हो ही ना, बस इतना ही हो, बस इतना ही हो। तो कितने फ्री हैं, आई फ्री, जे फ्री, के फ्री, 3 फ्री हैं। इसको जब आप खोलोगे तो यू विल गेट 27 कंपोनेंट्स, ये कहलाएगा दिस इज द टेंसर ऑफ ऑर्डर 3। तो हम सबको टेंसर के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। और हम जब आप अब सारा जितनी मैकेनिक्स करोगे तो सब हम इसी तरह टेंसोरियल नोटेशंस में करेंगे। तो हमें टेंसोरियल नोटेशंस में ये पता होना चाहिए कि कितने सफिक्स फ्री हैं, कितने डमी हैं, और उसकी वजह से एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है। जैसे मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको, सपोज आपके पास एक एक्सप्रेशन है AI BJ, सपोज ये एक एक्सप्रेशन है, और AI की मुझे एक वैल्यू पता है CJJ, नहीं वैसे तो ये गलत है, ये हो ही नहीं सकती। AI की वैल्यू है CJJDI। अब ठीक है, ये क्यों ठीक है, मैंने आपको बताया था हर टर्म में फ्री सफिक्स सेम होना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। इधर अगर एक फ्री सफिक्स आई है तो इधर भी फ्री सफिक्स आई होना चाहिए। तो जे तो डमी है, आई फ्री हो गया,
इधर भी आई फ्री हो गया, तो ये परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है ये एक्सप्रेशन। मैं ये नहीं लिख सकती थी इसको सी जे जे डी आर, बिल्कुल नहीं लिख सकती थी, गलत हो जाता है, यहाँ आई फ्री हो जाता है, यहाँ आर फ्री हो जाता है, ये रॉन्ग है। अब मुझे ये यहाँ रखना है उठा के, ए जे की वैल्यू रखनी है। देखो क्या होगा, ए आई की वैल्यू, ए आई की वैल्यू मैंने रखी सी जे जे डी आई और साथ में है बी जे जे। अब देखो जे कितनी बार है, 4 बार, हमने कहा ही नहीं सकता 2 बार से ज्यादा, तो ये गलत हो गया। हमें करना क्या चाहिए था, जब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो सब्स्टिट्यूट करते समय हम जे को पहले बदल लेते, माना मैं क्या देती, जे को रिप्लेस कर दो के से पहले, तो ये बन जाता ए आई इज इक्वल टू सी के डी आई, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डमी को बदल दो, ये भी जे के रिस्पेक्ट में समेशन दे रहा है, ये के रिस्पेक्ट में दे रहा है, यहाँ आप जे को 1 2 3 वैल्यू दोगे, यहाँ के को 1 2 3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूं, मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 से ज्यादा बार तो नहीं हो रहा, अगर 2 से ज्यादा बार हो रहा है तो मुझे तुरंत उसको बदलना पड़ेगा। तो मुझे करना क्या चाहिए था, रखते समय से ये रखना चाहिए था। वैसे तो ठीक है, यहाँ भी फ्री एक आई, यहाँ भी फ्री एक आई, अब ये बिल्कुल ठीक है, सी के डी आई बी जे जे, और इसमें 2 समेशंस लग गए। समेशन हमेशा बाद में लगाए जाते हैं, ये देख करके कि कितने डमी कितने फ्री लगाना है नहीं लगाना है, ऐसी डॉट्स बाद में लगाए जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हो तो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारा सफिक्सेस का खेल है जो हम आगे 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 यूज करेंगे। अगर कहीं ऐसा हो रहा हो कि रखने के बाद 3 बार हो रहा है वो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक है ए, मैंने लिया ए आई और बी जे, सपोज ये है। अब मैंने ए की वैल्यू रखी, ए आई की वैल्यू, ए आई की वैल्यू दी हुई है सी, ए आई की वैल्यू दी हुई है सी जे जे डी आई, ये दी हुई है आई, ठीक है, इधर एक फ्री इधर एक फ्री। अब मैं यहाँ रखने लगी, जैसे मैंने ए आई को रखा सी जे जे डी आई और ये बी जे है, तो गलत हो गया क्योंकि जे यहाँ भी आ गया और 2 बार यहाँ आ गया। लेकिन मैं फ्री को नहीं बदलूंगी अपनी मर्जी से, डमी को बदल सकती हूँ, तो ये डमी था ना, तो मैं इसको लिख दूंगी सी के, लेकिन रखने से पहले, ये नहीं कि रखने के बाद हम ये काम करेंगे, हम यही कहेंगे रिप्लेसिंग जे बाई के, पहले ही रख के देख लेते हैं कि कहीं सफिक्सेस गड़बड़ा तो नहीं रहे। अगर ऐसा लगे तो रखने से पहले सब्स्टिट्यूट करो और तब इसको यहाँ वापस रखो। तो हम बेसिकली डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल प्रूव किया था हमने, और हमें क्योंकि लैग्रांजेस इक्वेशन पर जाना है तो हमने पहले तो ये देखा कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया था ये डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन था। हमने ये देखा कि इस डेल्टा आर आई को हम कैसे बदलें कि हमारा ये इस तरह का कुछ आ जाए जिससे कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आ जाए, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाए, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो इसे अभी हम आगे करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि ये क्योंकि अब इंडिपेंडेंट हो गया तो अब हम इसे कैसे प्रोसेस करें। लेकिन उसे प्रोसेस करने से पहले हम ये देखेंगे कि जैसे ये जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, इसी तरह हम जब किसी मैकेनिकल सिस्टम में काम कर रहे हैं तो वहाँ वेलोसिटी भी होगी, वहाँ एक्सिलरेशन भी होगा, वहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी, मोमेंटम होंगे, सारी ही चीज़ें होंगी जो किसी मोशन से रिलेटेड होती हैं, सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को पहले ये देखेंगे कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जनरलाइज वेलोसिटी फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, मोमेंटम का जनरलाइज मोमेंटम में कैसे लिखा जाता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले ये सारे कन्वर्जन्स करेंगे और उसके बाद फिर हम लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।